Good morning, students. Chalo, may we start? Yeah. Question आया, so will comment is, will the questions in exam be from DPP? You mean final exam के questions DPP से आएंगे, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, like that type. That is right. Like that type आएंगे. दुनिया की कोई भी बुक में के क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे. आप मार्केट में से 25 बुक उठा के 25 बुक के 25 लाख क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए. एग्जाम में का क्वेश्चन 25 लाख नंबर 1 को आएगा. न्यू क्वेश्चन विल बी देयर. सो आपको अभी तक समझ आ रहा होगा, जैसे क्लास में भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन पर से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो अब ऐसा नहीं है जैसा 10वीं तक हुआ करता था कि आपके बुक के पीछे के क्वेश्चन आएंगे या आपके गाइड में होंगे, नोटबुक में होंगे, 21 अपेक्षित में के क्वेश्चन होंगे, वही क्वेश्चन आएंगे. ये बात नहीं रहती है. जब स्पर्धात्मक परीक्षा आ जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाती है, देन क्वेश्चन इज एवरी टाइम न्यू. बट व्हाई डू वी प्रैक्टिस देन इफ सेम क्वेश्चन इज नॉट कमिंग? बिकॉज टाइप विल बी सिमिलर. हमने जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है उससे हमें जो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग हुई है, वैसे क्वेश्चंस उस बेसिस पे आप नए क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में. ये बात होती. चलो, सो आज के हेडिंग में है यूनिट वेक्टर्स एंड डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब चीजें. ठीक है, शुरुआत कर रहा हूं मैं थोड़ी सी यूनिट वेक्टर्स से. हेडिंग में आप लिखोगे यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर्स स्पेशली 3 यूनिट वेक्टर्स, आई कैप, जे कैप, के कैप. कैप जो मैंने आपको कल टाइप करके भेजा था, उसका ये नोटेशन है. ऊपर ऐसे टोपी के जैसा कैप, जैसा पावर के लिए यूज करते थे अपन लोग, वैसे टाइप का. आई कैप, जे कैप, के कैप, ऐसे इनके पढ़ेंगे. यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप, के कैप.
क्या सिचुएशन है यहाँ पे, किस चीज की हम बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। भी आवाज क्लियर है स्टूडेंट्स? आवाज क्लियर आ रही है? किसी को डबल आ रही है मेरी आवाज? बाकी सबको क्लियर आ रही है, चलो ठीक है। नाइस, गुड। चलो सोहम जिंजुर के भी मैदान में आ गया फाइनली, गुड। डर डर के छुप छुप के जिंदगी बिताने के बाद। चलो, वी हैव हियर स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसको मैं बोल रहा हूं से वाई एक्सिस, या तो इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस, इसको बोल रहा हूँ वाई एक्सिस, और इसको बोल रहा हूँ जेड एक्सिस। आप बोलेंगे सर स्कूल में तो हमने ऐसा नहीं पढ़ा, स्कूल में तो हमारा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल हुआ करता था, है ना। तो ये बात आपको समझने की है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होने चाहिए। किसको क्या नाम दोगे दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, किसको क्या नाम दोगे दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बट जनरली there is what is called as right handed system and left handed system. राइट हैंडेड सिस्टम ज्यादा पॉपुलर रहती है, राइट हैंड सबका ज्यादा पॉपुलर, तो राइट हैंडेड सिस्टम इज मोर पॉपुलर, राइट हैंडेड सिस्टम इज मोर पॉपुलर। राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब है सब लोग अपने अपनी जगह पे, जहां पे भी अपने घर पे बैठे हो वहां पे, जो मैंने एक्स एक्सिस दिखाया है उसकी तरफ फिंगर्स करने की कोशिश कीजिए, अपनी चारों फिंगर्स, राइट हैंड की चारों फिंगर्स एक्स एक्सिस की तरफ करने की कोशिश कीजिए। आई विल शो यू ऑल्सो विद द कैमरा। यस, ये देखिए, दिस इज माई हैंड, दिस इज माई हैंड, एंड यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं, ऑल ऑफ यू कैन सी माई हैंड। या इसमें मैं मान लो ओरिजिन पे जाके बैठा हूं, आई एम एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे जाके बैठा हूं, और एक्स एक्सिस की तरफ फिंगर्स करनी है। अरे यू कांट सी माई हैंड, व्यू बदलो अपना, आपके पास एक से ज्यादा व्यूज अवेलेबल रहते हैं स्टूडेंट्स, व्यू बदलो, देखो व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3 रहेगा। नो, मेरा चेहरा नहीं, मेरा हाथ आपको दिखेगा, मेरा हाथ दिख रहा है ना। हाँ, स्टूडेंट्स को दिख रहा है, देखो जो लोग मोबाइल से अटेंड करेंगे उनको थोड़ी तकलीफ जाती होगी, व्यू चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको, व्यू के ऑप्शंस आते हैं वहां पे। मैं मेरा चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ, मेरा हाथ दिखा रहा हूँ एक व्यू में, हाय हेलो करके मेरा हैंड दिख रहा है आपको, है ना, दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है। व्यू चेंज करना है आपको, नहीं दिख रहा है अभी भी कुछ लोगों को। ओके, चलो ठीक है, तो टेंशन मत लो, मैंने मेरा हाथ वापस निकाल लिया। किसी को नहीं दिख रहा है, ज्यादा आधे लोगों को नहीं दिख रहा है तो छोड़ दो अभी, उसके बिना ही मैं समझा लूंगा। राइट हैंडेड सिस्टम के बिना ही मैं आपको आज का टॉपिक समझा लूंगा अभी के लिए, आगे देखेंगे। अच्छा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यस समथिंग लाइक फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ही बताना था मुझे, दैट्स वेरी ट्रू। बट स्टूडेंट्स अपने 10वीं पास होके आए, लेकिन सब 10वीं का 9वीं का याद नहीं रहता, इसलिए अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ वो बात। ध्यान से देखिए आगे, कलर चेंज हो गया, ठीक है, कलर चेंज, यू कैन सी ब्लू कलर। अब ब्लू कलर में जो मैंने वेक्टर निकाला, ये वन लेंथ का स्टूडेंट्स, ओके, वन लेंथ का वेक्टर निकाला ब्लू कलर में। ये जो वेक्टर है आपको दिख रहा है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में निकाला मैंने पहला, फिर और एक वेक्टर मैंने निकाला वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, वो भी वन लेंथ का निकाला, और एक और वेक्टर निकाला जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, वो भी वन लेंथ का निकाला, ठीक है।
इन तीनों को बहुत प्यार से एकदम मस्त मैं ऐसे निकाल रहा हूं एक जगह पे ऊपर आपके समझने के लिए। एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस के अलावा, ठीक है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस के अलोंग, तीनों की लेंथ 1 1 है, ठीक है। क्योंकि तीनों एक्सिस के अलोंग है तो सब परपेंडिकुलर है, ध्यान से समझना, है ना, ये परपेंडिकुलर समझ रहे हो, एवरीथिंग इज परपेंडिकुलर, एवरीथिंग इज परपेंडिकुलर, ओके। every thank you Harshada for that image. Yes, but it's not exactly like that what I wanted to explain. It is something like that but not exactly like that. तो राइट हैंड रूल फ्लेमिंग जैसा भी है, एंड मैं जो समझा रहा था वो राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल उसे कहते हैं, उसके जैसा है। अभी उसकी जरूरत नहीं है, कोई टेंशन, मतलब मैं आगे का टॉपिक समझा रहा हूँ। यस, तो अब 90 डिग्री एंगल सब में है, ये सबको इमेजिन हो रहा है क्या, मुझे बताइए। 90 डिग्री एंगल होगा, ये सबको समझ आ रहा है क्या। एक्स और वाई एक्सिस के बीच में भी 90 डिग्री एंगल है, वाई और जेड के बीच में भी 90 डिग्री है, और जेड और एक्स के बीच में भी 90 डिग्री, सब तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब इन तीन वेक्टर्स में से जो वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है उसे हम कहते हैं आई कैप, जो वाई एक्सिस के अलोंग है उसे नाम दिया गया स्मॉल जे कैप, जो जेड एक्सिस के अलोंग है उसे नाम दिया गया स्मॉल के कैप। दैट्स इट, सिंपल। तो लिखेंगे कैसा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्यों, लेंथ 1 है, हमने देखा था लेंथ 1 वाले को यूनिट वेक्टर बोलते, तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को नाम दिया स्मॉल आई कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, यूनिट का मतलब मैग्नीट्यूड 1, तो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस का नाम दिया जे कैप, एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस का फेमस नाम दिया के कैप, स्मॉल के कैप, आई जे के, आई जे के। बिकॉज ये यूनिट वेक्टर्स है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई कैप, जे कैप, के कैप, इसका मॉड मॉड लू में, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल इक्वल है एंड इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ तीनों 1 1 है, बट वी आर नॉट फॉर्मिंग अ ट्रायंगल लाइक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल और समथिंग, नहीं स्टूडेंट्स, हम क्या बना रहे हैं आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो ब्लू कलर में दिख रहा है, ऑल थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उनका कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, वो सब एक ही प्लेन में नहीं है, वो 3D स्पेस में अलग अलग एक्सिस के अलोंग है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस, एक जेड एक्सिस के अलोंग है, लेकिन तीनों की लेंथ 1 है, तीनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल है। इन ईच क्वेश्चन सर आर ऑल थ्री इक्वल, नहीं, वेक्टर्स कहाँ इक्वल है, वेक्टर्स के डायरेक्शन अलग है ना, तो वेक्टर्स इक्वल बोलना गलत हो जाएगा। अगर किसी ने आपको बोला कि आई कैप इक्वल टू जे कैप इक्वल टू के कैप, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, है ना, नॉट इक्वल लिखना पड़ेगा। आई कैप जे कैप के कैप इक्वल है क्या, नहीं है स्टूडेंट्स, आई कैप जे कैप के कैप इक्वल नहीं है, आई कैप जे कैप के कैप इक्वल नहीं है। कौन इक्वल है, देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, क्योंकि सबकी मैग्नीट्यूड 1 है। हाँ, अभी जो इमेज आई है प्रणव कदम संजय, yes, that image is what I wanted to show you as a right hand thumb rule और राइट हैंड स्क्रू रूल जिसे कहते हैं। देखिए सबको ये इमेज दिख रही है, थैंक्स प्रणव फॉर दिस इमेज, इसको मैं ले लेता हूँ बोर्ड पे और अभी आपको समझा सकता हूँ। देखो, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग आप लोग फिंगर्स रखते हैं, सब लोग देखिए स्क्रीन पे, एक्स एक्सिस के अलोंग चारों फिंगर्स आपकी रखी, थंब छोड़ के चारों फिंगर्स अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग रखते हैं, पहले एक्स एक्सिस के अलोंग जो है ना डॉट डॉट करके इमेज में दिख रहा है, पहले हाथ का हाथ, हाथ की दो पोजिशंस है, हैंड की, राइट हैंड की दो पोजीशन है क्वेश्चन। पहले चारों फिंगर्स एक ही डायरेक्शन में थी, जो ग्रीन कलर की डायरेक्शन है, डू यू सी दैट, ग्रीन कलर की डायरेक्शन है, उस पे चारों फिंगर्स थी, उस डायरेक्शन में चारों फिंगर्स थी। बाद में वो फिंगर्स को टर्न कर दिया ब्लू डायरेक्शन में, दैट इज वाई एक्सिस की डायरेक्शन, ब्लू डायरेक्शन में, दैट इज वाई एक्सिस की डायरेक्शन में उसको टर्न कर दिया। डायग्राम में वहां पे आई शुड शो यू दैट इट इज अ वाई एक्सिस, ब्लू कलर इज अ
y एक्सिस। एंड देन ऐसा करते समय थंब की जो डायरेक्शन होगी, थंब की जो डायरेक्शन होगी उसे कहेंगे z एक्सिस, उसे कहेंगे हम z एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, so there is a x axis, there is a y axis and there is z axis। जब राइट हैंड की फिंगर से ऐसे x से y की तरफ जाएंगे तो z मिलेगा, ठीक है। x से, है ना, चार फिंगर्स, चारों फिंगर्स, चारों फिंगर्स x के डायरेक्शन से y तक, x से y टर्न करेंगे आप, टर्न करेंगे, तब थंब की जो डायरेक्शन होगी, थंब की जो डायरेक्शन होगी वो z एक्सिस की डायरेक्शन होगी। इसे कहते हैं राइट हैंड सिस्टम। जब राइट हैंड से ऐसा करेंगे तो इसे कहेंगे राइट हैंडेड सिस्टम। अगर राइट हैंड से नहीं हुआ, कभी लेफ्ट हैंड से हुआ, तो उसे कहेंगे लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। शंतनु दर्वी ऑल्सो वेरी गुड इमेज, थैंक यू, फैंटास्टिक। देखो ये इमेज भी मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे लेके समझा सकता हूँ बहुत अच्छे। लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड, बहुत अच्छे डायग्राम। इसमें के हाथ बराबर नहीं आए इनके, ठीक है, तो हाथ थोड़ा सा शायद समझने में थोड़ा मुश्किल जाएगा। पहले राइट हैंडेड सिस्टम देखिए, राइट हैंडेड सिस्टम देखिए, राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट हैंडेड में क्या है, राइट हैंड लिया है और एक्स एक्सिस की तरफ पहले सभी फिंगर्स करेंगे, सभी फिंगर्स एक्स एक्सिस की तरफ करेंगे और फिर वाई एक्सिस की तरफ टर्न कर देंगे। मतलब आपकी सभी फिंगर्स पहले ऐसे, चारों फिंगर्स ऐसी थी, चारों फिंगर्स ऐसी थी, और फिर आप उसको टर्न कर रहे हो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। ऐसे ही आप वाई एक्सिस के डायरेक्शन में चारों फिंगर्स टर्न करके देखो अपने अपनी, तो आपका थंब जब आएगा, थंब जेड के अलोंग आएगा, ठीक है, थंब जेड के अलोंग आएगा, थंब जेड के अलोंग आएगा। तो इसे कहते हैं, राइट हैंड से आया तो इसे कहते हैं राइट हैंडेड सिस्टम, इसे कहेंगे राइट हैंडेड सिस्टम। लेफ्ट साइड में जो है स्टूडेंट्स वो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम है। क्यों, आप देखो, आप अगर एक्स एक्सिस की तरफ फिंगर्स करते हो और फिर वाई एक्सिस की तरफ टर्न करते हो तो आपका जेड एक्सिस की तरफ राइट हैंड से नहीं आता है स्टूडेंट्स, करके देखो। लेफ्ट हैंडेड सिस्टम में आप राइट हैंड से एक्स से वाई की तरफ जाएंगे तो आपका जो थंब है वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में नहीं आ रहा है, उसके उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब ये राइट हैंडेड सिस्टम नहीं है। आप लेफ्ट हैंड से अगर एक्स से वाई की तरफ जाएंगे फिर आपका जेड की तरफ आ रहा है, इसलिए उसे लेफ्ट हैंडेड सिस्टम कहेंगे। आई बात समझ में? कुछ कुछ लोग को आ रही है, नहीं भी आई ये बात समझ में तो ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि सर पिक के हैंड से समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ पिक का हैंड मत देखिए यहाँ पे, यहाँ पिक का हैंड इज नॉट दैट क्लियर। अपना खुद का हाथ लेके देखिए, अपना खुद का हाथ लेके देखिए, अपने खुद के हाथ के चारों फिंगर्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लीजिए, उसको वाई की तरफ टर्न कीजिए, तब थंब कहाँ है देखिए। अगर थंब आपका जेड के अलोंग आया है, जिस हाथ से लेके आया है उसे आप वो सिस्टम कहेंगे। जब राइट हैंड से लेके आपका जेड थंब से मैच होता है तो उसे राइट हैंडेड सिस्टम कहेंगे। जब लेफ्ट हैंड लेके थंब मैच होता है जेड एक्सिस से तो उसे लेफ्ट हैंडेड सिस्टम कहेंगे, ठीक है। और क्या कमेंट्स है सर, कैन वी टेक जेड एज जे कैप या पोजीशन ऑफ जे कैप, के कैप एंड आई कैप इज फिक्स्ड? नहीं, ये मोस्ट कॉमनली फिक्स्ड रहता है तन्वी, इन द केस रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड एक्सिस को आई जे के दिया जाता है। कंफ्यूजन बढ़ जाएगा ना अगर अलग अलग लोग अलग अलग नाम देने लगेंगे तो रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड एक्सिस को आई जे के कहा जाता है। हाँ, आपको किस चीज का फ्रीडम है? आपको फ्रीडम है कि आप एक्स वाई जेड एक्सिस अपने मर्जी से डायरेक्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस अपने मर्जी से चूज कर सकते हैं, लेकिन जो एक्स एक्सिस आपने ले लिया जहां पे, उसी पे आई कैप यूनिट वेक्टर लेंगे, जहां वाई एक्सिस ले लिया उसी पे जे कैप लेते हैं, और जहां जेड एक्सिस ले लिया उसी पे के कैप लेते हैं। और और हम राइट हैंडेड सिस्टम ही यूज करेंगे, ठीक है। अपने सिलेबस में, अपने टेक्स्ट बुक में राइट हैंडेड सिस्टम ही यूज करी जाती है, राइट हैंडेड सिस्टम ही यूज करी जाती है, ओके। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया, वीडियो से भी हम देख सकते हैं, यस, ठीक है। पहले ये लिख लीजिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट पेज का लिख लीजिए,
फर्स्ट पेज का सब लोग लिख लीजिए। ब्रह्म चैतन्य सर, कल का क्वेश्चन, यस कल के क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो इसलिए हम अटके थे, हमारी कोई गलती नहीं थी, क्वेश्चन वाले की गलती है। कल जो क्वेश्चन हम डीपीपी 2 का 25वां क्वेश्चन था, एंड करेक्शन वाला क्वेश्चन, उसमें रेले क्राइटेरिया से और फॉर्मूला से अलग आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन में रेडियस गलत दी हुई थी उसमें, फिर भी एग्जाम में आया तो क्या करना मैं समझाऊंगा। अभी यूनिट वेक्टर्स चालू है, उस पर कंटिन्यू करते हैं। एक आखिरी में मुझे याद दीजिए, या तो अगले डाउट सेशन में मुझे याद दीजिए। आंसर उन्होंने जो निकाला है हमें वही लिखना है, उसका 3.33% निकाला है, कैसे निकाला है मैं समझाऊंगा। लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन गलत है, बट फिर भी जैसे ऑप्शंस हमारे पास है उस हिसाब से हमें चूज करना है। वहां पे भी एक्चुअल आंसर उसका 200% आता है अपने एरर मेजरमेंट की मेथड से, 200% उसका आंसर आता है। बट वहां पे जो ऑप्शंस दिए गए थे उस हिसाब से आपको रिले क्राइटेरिया यूज करना था। रिले क्राइटेरिया क्या है ये सब हम डिस्कस करेंगे। चलो अभी वेक्टर्स पे कंटिन्यू करते हैं। जो स्टार्ट है यूनिट वेक्टर्स आई जे के, सबको समझ में आ रहा है अभी? आई जे के सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब आप लोगों को जिनको देखना है वीडियो से, आपको लग रहा है आपको समझ आएगा। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, I'll show you the appropriate some video, just wait. Yes, you all can see the screen, students, now soon. Yep, you can see the screen. तो बहुत अलग अलग methods है. There are many different methods of understanding what is a right-handed coordinate system. Okay. Many different methods. क्या क्या methods है? ये इतनी methods है आपके पास. I'll be back. These are the methods. कौन सी सिस्टम राइट हैंड की है लेफ्ट हैंड की है समझने के लिए आपके पास अलग अलग मेथड है। सबसे पहले जो फ्लेमिंग रूल्स वाली इमेज किसी ने डाली थी उसको 3 फिंगर मेथड नाम दिया गया है, ठीक है। फ्लेमिंग रूल में आप 3 ही फिंगर्स लेते हो तो 3 फिंगर मेथड नाम दिया गया है, ठीक है। और जो हम करना चाह रहे थे अभी, टर्न कर रहे थे, हम हाथ को टर्न कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड एज कर्लिंग मेथड। ओके, सो वी विल सी इन द वीडियो ऑल ऑफ दिस। देखो 3 फिंगर मेथड फॉर राइट हैंडेड सिस्टम। देखो उसने राइट हैंड लिया है पर्सन ने अपना, ठीक है, 3 फिंगर्स, 3 फिंगर्स, ठीक है, एकदम ओरिजिन पे। इनका जेड एक्सिस कहाँ है आपको समझा क्या स्टूडेंट्स? पहली डायग्राम में इनका जो जेड एक्सिस है वो आपकी तरफ आ रहा है, इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। एक्स को और वाई को परपेंडिकुलर जो जेड एक्सिस है वो आपकी तरफ आ रहा है, राइट, है ना, आपकी तरफ आ रहा है, वो ब्लैक से दिखा है वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। फिर साइड में उसका 3D व्यू में थोड़ा सा आपको सही समझना चाहिए, इसलिए थोड़ा तिरछा करके 3D व्यू में आपको ब्लैक कलर में वो जेड एक्सिस दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने
हाथ तो हटा दिया जल्दी से, यस, यहाँ पे हैंड है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हैंड है। तो व्हाट दे हैव डन, इन्होंने लिया है रिस्पेक्टिवली थंब से लेके तो मिडल फिंगर तक। थंब इन्होंने अगर एक्स एक्सिस पे दिया, थंब एक्स एक्सिस पे दिया, तो जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर वाई एक्सिस के अलोंग और मिडिल फिंगर जेड एक्सिस के अलोंग, इस तरीके से। दिस इज फिंगर मेथड टू सी कि कहां पे आपका राइट हैंड सिस्टम है क्या, ये राइट हैंड सिस्टम करेक्ट है क्या, ये समझाने के लिए। आ रही बात समझ में? एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली, थंब से शुरू किया, फिर मिडल फर्स्ट फिंगर एंड मिडल फिंगर सीक्वेंस में एकदम, एक्स बाद में वाई बाद में जेड। ठीक है। अब मोस्ट पॉपुलर मेथड है कर्लिंग वाली, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड कर्लिंग वाली। इसमें लेट अस ऑब्जर्व द हैंड, लेट अस ऑब्जर्व द हैंड। देखो देखो, पर्सन ने अपने हैंड के, राइट हैंड के सभी फिंगर्स कहा किए हैं, यू कैन सी इट राइट नाउ, पॉज पोजीशन में सभी एक्स एक्सिस के अलोंग करने की कोशिश की, राइट। अब उसको कर्ल करेंगे, कर्लिंग मतलब टर्निंग, टर्न करेंगे, टर्न करेंगे, फिंगर्स को टर्न करेंगे वाई के डायरेक्शन में। कैन यू इमेजिन कैसे कर रहे होंगे? ये यहां ऐसे वाई के डायरेक्शन में टर्न किया, समझे? वापस दिखा रहा हूं, लुक एट इट अगेन। शुरुआत में सभी की सभी फिंगर्स एक्स एक्सिस के अलोंग है, यू कैन सी दैट। और फिर उनको वहीं से टर्न करना है, चारों फिंगर्स को, चारों थंब छोड़ के चारों फिंगर्स को वाई की तरफ टर्न किया, वाई की तरफ टर्न किया, तो थंब जहां पे आया दैट इज जेड एक्सिस। क्लियर है? ये राइट हैंड से आ रहा है सही तरीके से, इसलिए इसे राइट हैंड सिस्टम कहेंगे। जहां पे राइट हैंड से आता है उसे ही राइट हैंड सिस्टम कहेंगे। ठीक है। और ये पाम पुशिंग मेथड इज नॉट अ फेमस एट ऑल, तो आपको कंफ्यूज ना करो खुद को, इज नो नीड, क्योंकि सब में फिर कहा एक्स है, कौन वाई है, कौन जेड है, कैन बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। सो पाम पुशिंग मेथड इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू। चलो ना, तो हम राइट हैंड ही यूज करने वाले, लेफ्ट हैंड वाली सिस्टम नहीं यूज करने वाले हैं, तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है। बुकलेट में अपने पास इस पे क्वेश्चन है, आ जाएगा होमवर्क में, तो आप हमारा उसका एक बार वापस डिस्कशन इस टॉपिक पे हो जाएगा। देयर इज अ होमवर्क बेस्ड ऑन दिस। ओके, चलो अभी हमें क्या करना है, अभी यूनिट वेक्टर्स आई जे के का यूज करके कुछ तो और भी करेंगे, देखना, ध्यान देना स्टूडेंट्स। मेरे पास ये मैंने निकाला, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये राइट हैंडेड सिस्टम है, आप कंफर्म कर सकते हो। इस बार भी जो मैंने एक्स वाई जेड एक्सिस निकाले हैं, आप कर लो अपने कर्लिंग से, एक्स की तरफ से वाई की तरफ कर लो, तो जेड की तरफ आपका थंब आएगा। सो दिस इज अ राइट हैंडेड सिस्टम स्टूडेंट। ओके, इसमें एक्स वाई प्लेन में एक मैं पॉइंट ले रहा हूं, मान लो पॉइंट है 3, 3, मान लो 5, 3, 5, ये एक पॉइंट है। y पे 5 लिया मैंने और x पे 1, 2, 3 लिया। ठीक है, तो देर इज दिस पॉइंट, ओके, देर इज दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज 3, 5, x कोऑर्डिनेट इसका 3 है, y कोऑर्डिनेट 5 है, z कोऑर्डिनेट कुछ लिया ही नहीं मैंने, तो 3, 5, 0 आई कैन कॉल दिस पॉइंट p। ठीक है, जस्ट आपके समझने के लिए पॉइंट p है 3, 5, 0। ठीक है, 3, 5, 0, और एक O है, O फॉर ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, कोई बताएगा? टाइप करो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूंगा मैं, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा? 3 बार जीरो, करेक्ट। यहाँ जेड एक्सिस भी है ना, तो 0, 0, 0 है ना। एक्स एक्सिस पे भी कुछ मूव नहीं होना है, वाई एक्सिस पे भी कुछ मूव नहीं होना है, जेड एक्सिस पे भी कुछ नहीं मूव होना है, तो ओरिजिन को से स्टार्ट हो जाएगा, तो ओरिजिन से स्टार्ट, तो 0, 0, 0। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू फोकस ऑन वन वेक्टर स्टूडेंट्स, ध्यान देना, वेक्टर ओ से लेके पी तक मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ओ से लेके मैं पी तक ज्वाइन कर रहा हूं, ओ से लेके मैं पी तक ज्वाइन कर रहा हूं, तो ओपी बार आया, ओपी बार वेक्टर आएगा, राइट, यू कैन कॉल इट ओपी बार वेक्टर। अच्छा ध्यान देना स्टूडेंट्स, अगर मैं एक और पॉइंट डायग्राम में ले लूं, मान लो ए पॉइंट, तो कैन आई से आई हैव अ ट्रायंगल आल्सो,
ओ ए पी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी, राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए पी। तो डू यू अग्री इफ आई राइट ओ पी बार वेक्टर कैन कम एज ओ ए बार प्लस ए पी बार बाय ट्राइंगल लॉ, ओ ए बार प्लस ए पी बार बाय ट्राइंगल लॉ, ऑल ऑफ यू एग्री? ठीक है, चलो अब ओ ए बार वेक्टर को, ओ ए बार वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है? मेरे एक एक सवाल का जवाब दीजिए, हाँ ध्यान से। ओ ए बार वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है? कौन सी है, टाइप करो। ओ ए बार वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है? एक्स एक्सिस, राइट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वी कैन से। एक्स एक्सिस मतलब ही पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। अच्छा, ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स? ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है? ओ ए का मैग्नीट्यूड है 3। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ओ ए वेक्टर जो है, ओ ए वेक्टर जो है, अपना ओ ए वेक्टर जो है, ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ये आई कैप वेक्टर को एक के आगे एक 3 बार जोड़ के आ जाएगा। 3 i कैप वेक्टर्स को एक दूसरे में ऐड कर दूंगा सेम सेम डायरेक्शन का, तो 1 i कैप प्लस 1 i कैप प्लस 1 i कैप मिला जुला के हो जाएगा मेरा ओ ए बार। ये सब मानते हो? ओ ए बार ये तीनों को ऐड करके मिल जाएगा। बहुत अच्छे। सो इफ यू अंडरस्टूड दिस, तो ओ ए बार को वी कैन राइट 3 i कैप, 3 i कैप, 3 i कैप। ठीक है, 3 i कैप। बहुत अच्छा। अच्छा, क्या ऐसे ही आप एपी बार का सोच सकते स्टूडेंट्स? एपी बार का सोच सकते। देखिए एपी की लेंथ 5 है, एपी की लेंथ 5 है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है? वाई एक्सिस के अलोंग है। तो वाई एक्सिस वाले के अलोंग हम कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं? जे कैप। तो जे कैप को 5 बार जोड़ेंगे आप। एक जे कैप, एक दूसरा जे कैप, तीसरा जे कैप, चौथा जे कैप, पांचवा जे कैप। ऐसा जे कैप को, जे कैप को, जे कैप को, जे कैप को, जे कैप, ऐसे 5 बार एक दूसरे से जोड़ देंगे, तब आपका एपी बार वेक्टर बन जाएगा। डू यू ऑल एग्री? उसके 5 टुकड़े मैं डायग्राम में भी दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 5 एक एक लेंथ के टुकड़े मिला जुला के एपी बार। सो वी विल राइट इट 5 j कैप। परफेक्ट, विल राइट इट 5 j कैप। अच्छा, दोनों को ऐड करके हमें मिल रहा है, तो एडिशन साइन को भी एज इट इज लिखेंगे, एडिशन साइन। देयरफॉर ओपी बार इज दिस। ठीक है, ओपी बार इज दिस। अच्छा देखो, जेड डायरेक्शन में हम गए ही नहीं ना अभी, हमने एक्स वाई प्लेन के अंदर ही खेल खेला है, हम जेड डायरेक्शन में गए ही नहीं। तो पी पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट भी आपका ध्यान होगा 0 है ना? तो आई कैन ऑल्सो राइट इट 0 k कैप। के कैप लिया ही नहीं हमने, तो वी कैन ऑल्सो राइट इट 0 k कैप स्टूडेंट्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में ओपी बार ये हो गया, राइट? दिस इज वन एग्जाम्पल, दिस इज वन एग्जाम्पल इज टू हम आई जे के का इस्तेमाल किस तरीके से करने वाले हैं। आई जे के हमने यूनिट वेक्टर तो डिफाइन कर दिया, उसका इस्तेमाल हम दुनिया का कोई भी वेक्टर दिखाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया के हर वेक्टर का कुछ पार्ट एक्स के अलोंग हो सकता, कुछ पार्ट वाई के अलोंग हो सकता, कभी कभी कुछ पार्ट जेड के अलोंग भी हो सकता। तो उस हिसाब से कितना पार्ट एक्स के अलोंग है, यहाँ पे 3 गुना था तो 3 i कैप। कितना पार्ट वाई के अलोंग है, 5 गुना था, 5 लेंथ का था, तो 5 j कैप दे दिया। जेड के अलोंग कुछ पार्ट होते तो उतना के कैप भी हम दे देते, अगर जेड के अलोंग होता। तो इस क्वेश्चन में मैंने शुरुआत में आपको 2D समझ में आता है, इसलिए एक्स और वाई का एग्जाम्पल लिया, के उसमें नहीं दिया। इज इट ओके स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, चलो, हाँ ये लिखिए, और फिर मैं और एक क्वेश्चन आपको इसी डायग्राम में दे रहा हूं, आप उसको खुद होके करने की कोशिश कीजिए। एक मैं अलग पॉइंट ले रहा हूं, क्यू पॉइंट ले रहा हूं, क्यू पॉइंट। एक क्यू पॉइंट ले रहा हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं आपको दे रहा हूं। एक्स कोऑर्डिनेट इज 1, y coordinate is 0 and z coordinate is 7। ओके, क्यू पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ 1,0,7। ठीक है, ये 7 है, ये 1 है। ओके, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ट्राई एंड राइट ओ क्यू बार।
ओ क्यू बार, ओ क्यू बार क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए क्या है ओ क्यू बार। ओ क्यू बार आपको समझ आ रहा है क्या? देखिए it's in the xz plane, students. It is in the xz plane. Xz plane, right? Very good, very good. Many of you are giving the correct answers. Yes. देखिए उसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो पार्ट है वो एक लेंथ का ही है, तो सीधा सीधा आई कैप। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग कुछ पार्ट है ही नहीं, तो एक तो उसको लिखो ही मत तो भी चलेगा, कुछ लोगों ने उसको लिखा ही नहीं तो भी चलेगा। और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप का 7 गुना है, 7 लेंथ है, बड़ा है, तो 7 के कैप। ये जो आंसर मैंने लिखा अभी बोर्ड पे ये बिल्कुल सही है। कुछ लोगों ने ऐसा आंसर लिखा, कुछ लोगों ने जे को लिखा जीरो के साथ, वो भी बिल्कुल सही है। जे नहीं है मतलब उसको जीरो जे कैप लिख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये भी, बहुत अच्छे। यस, मुझे सभी आंसर्स सही दिख रहे हैं अभी आप लोगों के टाइप किए हुए भी। गुड अंडरस्टैंडिंग। चलो लिख लीजिए, बना लीजिए। अच्छा, दो छोटी चीजें मैं आपको और पूछ रहा हूं यहाँ पे। ओपी बार का मैग्नीट्यूड बताएंगे कोई लोग मुझे? और ओ क्यू बार का भी। पहले ओपी बार का कोई मैग्नीट्यूड मुझे बताओगे? ओपी बार का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ, नहीं नहीं, 8 नहीं आएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट में आएगा। पाइथागोरस थ्योरम ना, एक्स और वाई परपेंडिकुलर है बच्चों, राइट? 3 एक जगह पे है और 5 अलग डायरेक्शन में, देयर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, आई और जे की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस 5 स्क्वायर। इवन मैं जीरो स्क्वायर लिख देता हूँ, जे में कुछ नहीं है, के में कुछ नहीं है, तो जीरो स्क्वायर। तो उसका आंसर आपका आ रहा है √34 यूनिट्स। ठीक है, √34 यूनिट्स। ओ क्यू का बताइए, ओ क्यू में क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इसका मतलब ये आ जाएगा √50। यस, √50। √50 को भी सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 25 × 2 तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 5√2 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। चलो, इस एग्जाम्पल से कुछ लोगों ने ऑलरेडी टाइप किया था, ये जो चीज हम देख रहे हैं इसे कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। अगला एक छोटा सा हेडिंग लिख के आप यहां मेरे साथ लिखना शुरू कर दीजिए। इफ ओ ओरिजिन, लिखिए मेरे साथ साथ लिखिए, इफ ओरिजिन ओ 0,0,0 एंड पॉइंट पी है x, y, z, देन देन लिखिए मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दीजिए। जस्ट राइट इट टुगेदर। जस्ट अभी जो मैं लिख रहा हूं उसको मेरे साथ ही लिखना शुरू कीजिए। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इज ओ पी बार। ओ पी बार, ओ पी बार इज इक्वल टू
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एंड अगले लाइन में लिखना उसका मैग्नीट्यूड। ओपी बार का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ओपी बार का मैग्नीट्यूड पूरा अंडर रूट में डालेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो लाइक पाइथागोरस बट 3D में। 3D में भी जैसे 2D में पाइथागोरस का आता है वैसे पाइथागोरस वापस रिपीटेडली लगाएंगे आप, तो 3D में आपको ये सिंपल फॉर्मूला मिल जाएगा। इसमें भी स्क्वायर रूट ही आता है, ओके, कोई क्यूब रूट नहीं आता है, स्क्वायर रूट ही आएगा। जस्ट तीनों टर्म का स्क्वायर ऐड हो जाता है, एक्स का भी स्क्वायर, वाई का भी स्क्वायर और जेड का भी स्क्वायर। चलो, मैग्नीट्यूड रिपीट। मैग्नीट्यूड में तीनों का एक आई जे के साथ जो जो नंबर है, एक्स है, वाई है, जेड है, उनका स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेना है, दैट इज मैग्नीट्यूड। कैसे आता है ये पाइथागोरस थ्योरम से ही आएगा। चलो, अच्छा, अब अगर आपको सवाल पूछा इसी में थोड़ा कंटिन्यू करके, अगर आपको सवाल पूछा व्हाट इज यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी बार, अलोंग ओपी बार, ओपी बार के दिशा में का यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? ओपी बार की दिशा में का यूनिट वेक्टर क्या रहेगा? हम्म? आपको एक सिंपल एग्जांपल साइड में दे रहा हूं स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चन समझने के लिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो ही एक्सिस में आपको पहले समझा रहा हूं, देखना। एक दो तीन और एक दो तीन चार ऐसे मैं लू, ठीक है। और इस पॉइंट को मैं पी पॉइंट ले रहा हूं आपके लिए 3,4, और ओ है ओरिजिन, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ओ है ओरिजिन 3,4, ठीक है। तो आपको ओपी बार वेक्टर की लेंथ समझ आ रही है, 5 है। ओपी बार की लेंथ 5 है, राइट। ओपी बार की लेंथ आप पाइथागोरस से समझ पा रहे हो, ओपी बार की लेंथ जो है वो 5 यूनिट्स है। बट क्या ओपी बार खुद यूनिट वेक्टर है? क्या ओपी बार यूनिट वेक्टर हो गया क्या? नहीं, क्योंकि उसकी लेंथ 1 नहीं है, ठीक है। बट क्या ओपी बार के डायरेक्शन में भी कोई 1 लेंथ का वेक्टर हो सकता है स्टूडेंट्स? क्या ओपी बार के डायरेक्शन में भी कोई 1 लेंथ का वेक्टर हो सकता है? होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? राइट। तो अगर देखो मैं फिर से दिखा रहा हूं, ये वेक्टर है आपका ओपी बार, ये वेक्टर है आपका ओपी बार, ठीक है, 5 लेंथ का। और उसी के डायरेक्शन में 5 टुकड़े कर दो, छोटा सा एक कोई वेक्टर होगा, छोटा सा कोई वेक्टर होगा जिसकी लेंथ 1 होगी, तो उसे हम कहेंगे ओपी कैप। कैप मतलब यूनिट वेक्टर। अब आपको समझ गया, जहां जहां यूनिट वेक्टर है हम कैप नोटेशन यूज कर रहे हैं। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी बार क्या होगा स्टूडेंट्स?
उसका नाम देंगे इज नेम्ड एज ओपी कैप, इज नेम्ड एज ओपी कैप। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, आगे मैं कुछ लिख रहा हूं, आगे मैं कुछ लिख रहा हूं। नहीं 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 नहीं, ओपी कैप इज नॉट आई कैप प्लस जे कैप। ना 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 ना, नॉट आई कैप प्लस जे कैप। मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं उस पे। ओपी कैप क्या रहेगा, मैं आ रहा हूं। ओपी कैप क्या रहेगा उसकी वैल्यू पे मैं आ रहा हूं, उसी के लिए अगली चीज समझा रहा हूं। क्या आपको ये समझ आ रहा है स्टूडेंट्स कि अगर मुझे ओपी कैप से ओपी बार निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ओपी कैप से ओपी बार निकालना है, ओपी कैप से ओपी बार निकालना है, इससे वो निकालना है तो 5 गुना करना पड़ेगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि डायरेक्शन सेम है, बस मैग्नीट्यूड अलग है, तो 5 गुना करना पड़ेगा। तो क्या आपको यह समझ आ रहा है मैं लेफ्ट में जो लिख रहा हूं, अगर मुझे ओपी बार निकालना है तो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी बार जो है उससे यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज क्या है, ये चीज मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और ये चीज क्या है, ये एक ही लेंथ है, इसको मैग्नीट्यूड एक ही है, बट ये जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहा है, बस डायरेक्शन दिखा रहा है। खुद का बेचारे का मैग्नीट्यूड तो एक ही है, बट वो डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है। ओपी कैप इज शोइंग द डायरेक्शन। सो यूनिट वेक्टर क्या काम कर रहा है, यूनिट वेक्टर सिर्फ दिशा दिखा रहा है, और मैग्नीट्यूड बाजू में लगा दिया, दोनों मिला जुला के मल्टीप्लीकेशन करके आपको ओपी बार मिल रहा है। राजवर्धन वापस देखो बोर्ड पे, राइट साइड की डायग्राम देखो, ओपी बार की डायग्राम देखो, ओपी बार की डायग्राम देखो। ओपी बार जो है वो 5 लेंथ का है, ओपी बार 5 लेंथ का है, ठीक है। और ओपी कैप उसी डायरेक्शन में है लेकिन एक ही लेंथ का है। तो अगर एक ही लेंथ की मैं एक ही लेंथ की 5 चीजें जोड़ दूं, एक ही लेंथ की 5 चीजें जोड़ दूं, एक के आगे एक के आगे एक के आगे एक के आगे एक, तो ऐसे मैंने 5 बार ओपी कैप जोड़ दिया, 5 बार ओपी कैप जोड़ दिया तो मुझे ओपी बार मिल जाएगा। ये बात समझे क्या, ये बात समझे नम्रता, अथर्व एंड राजवर्धन, जिन्होंने रिपीट एक्सप्लेनेशन मांगा, ये बात समझ गए। ठीक है, ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। यहाँ 5 क्या था, 5 मैग्नीट्यूड था ना, ओपी बार का मैग्नीट्यूड 5 था, इसलिए यूनिट वेक्टर को ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मैंने मल्टीप्लाई किया, है ना। 5 गुना किया, मतलब मैग्नीट्यूड 5 था तो 5 गुना किया, तो मुझे पूरा वेक्टर मिल जाएगा। तो पूरा बड़ा वेक्टर निकालना है तो आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना। अब ये जिसको समझ गया, इसको अगली स्टेप में देखना ओपी कैप निकालते आएगा। ओपी कैप क्या होगा स्टूडेंट्स, ओपी कैप क्या होगा, राइट साइड में ओपी कैप है, लेफ्ट साइड में ओपी बार है, उसको डिवाइड कर देंगे, राइट साइड की चीज लेफ्ट साइड में ला ली मैंने, मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिया, मैग्नीट्यूड राइट हैंड साइड में था ऊपर के इक्वेशन में, उसको अलग साइड में शिफ्ट कर दिया, तो डिवीजन हो गया। तो ओपी बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी बार। ओके, तो इस अपने क्वेश्चन में ओपी बार क्या था, सबको समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात। कुछ लोगों ने लिख के भी दिया आंसर सही। ओपी बार क्या है अपने क्वेश्चन में, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय, ओपी बार का मैग्नीट्यूड क्या है, √3² प्लस 4² दैट इज 5। ओके, तो आपका सिंप्लीफाई करके आंसर क्या आ रहा है, 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5। मतलब ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूं स्टूडेंट्स इसको, 3/5 i कैप, 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। आप डेसिमल में लिखना चाहो तो 3/5 0.6 i कैप प्लस 0.8 j कैप, 0.6 i कैप प्लस 0.8 j कैप। ठीक है, इतना लिख लीजिए। अगले पेज पे मैं एक बड़ी डायग्राम निकाल के ये चीज वापस समझाऊंगा, डायग्राम से आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी ये लिख लीजिए, आई रिपीट इट, यस डोंट वरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई रिपीट इट। आप इतना लिख लीजिए पहले अभी।
चलो सबने लिख लिया, एवरीवन? ठीक है, कुछ लोग वेट बोल रहे हैं, आई एम वेटिंग। थोड़ा फास्ट लिखिए स्टूडेंट्स। लेकिन समझ समझ के लिखिए, थोड़ा सा टाइम लग रहा है और समझने के लिए, तो मैं रुकने को तैयार हूँ। एक बार समझ गया फिर फटाफट लिख लीजिए। नूपुर पूछे से विल यूनिट वेक्टर चेंज अकॉर्डिंग टू स्केल? यूनिट का मतलब है वन, लेंथ का, तो यूनिट वेक्टर मतलब वन ही लेंथ का रहेगा। इट विल नॉट चेंज एज पर द स्केल। यूनिट वेक्टर मतलब ऑलवेज वन लेंथ का ही रहेगा। हाँ, उसकी क्या बोलते हैं, डायरेक्शन बदल सकती है। ठीक है ना, डायरेक्शन आपको जहां जिस डायरेक्शन का पूछेंगे, जिस वेक्टर के अलोंग का पूछेंगे, उसको वो दिशा मिल जाएगी, तो उसकी डायरेक्शन अलग रहेगी। लेकिन लेकिन उसका मैग्नीट्यूड आपको हमेशा वन ही मिलेगा। उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड जो है उसका हमेशा वन ही मिलेगा। 0.6 ये आई कैप के बाजू में लिख के आया है। आई कैप खुद 0.6 नहीं रहता, आई कैप खुद तो वन रहता है, ये सबको पता है। आई कैप की खुद का मैग्नीट्यूड वन रहता है। हाँ, यहाँ पे ओपी कैप निकालते समय आई कैप के बाजू में मल्टीप्लीकेशन हुआ है, आई कैप इंटू 0.6, आई कैप इंटू 0.6। ये अगली डायग्राम में आपको मैं बड़े ग्राफ से समझा रहा हूँ। चलो देखिए, बड़ा सा मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाल रहा हूं। ये एक, ये दो, ये तीन, पिछली ही पेज की डायग्राम को काइंड ऑफ मैं जूम कर रहा हूं। एक, दो, तीन, चार, तो आपका ये रेक्टेंगल सा बन जाएगा। 3,4 पॉइंट आपको दिख रहा है, ये है अपना पॉइंट P। अब हम OP को ज्वाइन करते, OP को ज्वाइन करते तो कैसे वेक्टर मिल रहा है, ये ऐसे 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 वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, ऐसे वेक्टर मिल रहा है। ये है OP बार, ये है OP बार, सबको दिख रहा है ब्लू कलर में, OP बार। अब इसी के मैं 5 टुकड़े करूंगा, उसका उसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो उसी के मैं 5 टुकड़े करूंगा। देखना, अगर 5 टुकड़े करूंगा तो एक टुकड़ा कितने का आएगा, ये सवाल है। एक्चुअली एक टुकड़ा इतने का आएगा। देखो, ये एक टुकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे 5 इक्वल टुकड़े किए स्टूडेंट्स, देखना। ठीक है, मान लीजिए ये 5 इक्वल टुकड़े किए हैं, 5 इक्वल टुकड़े किए OP बार के, क्योंकि उसकी लेंथ 5 थी तो 5 इक्वल टुकड़े किए। तो ये जो एक टुकड़ा आया है, ये जो एक टुकड़ा आया है जिसको मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं अभी, ये जो पहला टुकड़ा मान लो ना, ओरिजिन से दिखा रहा, पिंक कलर का ये जो टुकड़ा आया है, इसको बोलेंगे हम क्या, यूनिट वेक्टर, क्योंकि 5 टुकड़े करके उसका एक लेंथ आई है ना, तो इसको बोलेंगे OP कैप, इसको बोलेंगे OP कैप। और ध्यान से देखना, OP कैप का OP कैप का ये जो पॉइंट आया है, एक्स एक्सिस पे अलोंग जो पार्ट आया है, वो खुद रहेगा 0.6, जो अपना आया कैलकुलेशन करके। और ये जो वाई एक्सिस के अलोंग जो रहेगा वो 0.8। आई बात समझ में? अब कुछ लोगों को क्लियर हो गया? ठीक है। और और जो लोग सोच रहे थे कि सर सर OP बार का मैग्नीट्यूड क्या हमेशा वन ही रहेगा कि बदलेगा, क्या मैग्नीट्यूड बदलेगा क्या? देखो आप, देखो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से OP बार क्या आया है अपना, 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। ले लो इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, पाइथागोरस जैसा फॉर्मूला है। तो OP कैप का आप मैग्नीट्यूड लेके देखो स्टूडेंट्स, क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर है, करके देखे, वेरी गुड, गुड। देखो 0.6 का स्क्वायर आएगा 0.36, और 0.8 का स्क्वायर आएगा 0.64। ऐड कर रहे हो तो अंडर रूट में 1.00 ही आ जा रहा है, राइट?
तो 1 ही आ रहा है, मतलब रूट 1 ही आ रहा है, तो यहाँ पे 1 ही आंसर है, राइट। तो उसकी लेंथ 1 है। तो क्या आप कन्विंस्ड हो गए पिंक कलर के वेक्टर की लेंथ 1 है करके, है ना। 0.6 नहीं है, 0.8 नहीं है, 0.6 उसी का टुकड़ा है, काइंड ऑफ आप समझ सकते हो। एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसका जो पार्ट है वो 0.6 है, वाई एक्सिस के लॉन्ग उसका पार्ट 0.8 है, लेकिन टोटल वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड ओपी कैप का 1 ही है। बेसिकली ये 0.6 जो आया है ये कैसे आया है, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंथ 3 थी उसी के 5 टुकड़े करके 0.6 आया है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो लेंथ 4 थी उसी के 5 टुकड़े करके 0.8 आया है। क्या ये बात समझ आ रही है? 0.8 आया है 4 के 5 टुकड़े करके, और 0.6 आया है 3 के 5 टुकड़े करके। इन शॉर्ट यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स, सिमिलर ट्रायंगल बन रहे। छोटा जो पिंक हाइपोटेनस वाला ट्रायंगल है, छोटा जो पिंक हाइपोटेनस वाला ट्रायंगल है, ये बड़े वाले ट्रायंगल का ही छोटा वर्जन है। 5 गुना लेंथ छोटी करके मिल रहा है, हाइपोटेनस 5 गुना छोटा हो गया, साइड्स भी 5 गुना छोटी हो गई। ओके, दैट्स इट। ओके, या ऐसा समझ सकते हैं कि छोटे ट्रायंगल को जूम करके बड़ा ट्रायंगल मिलेगा, या बड़े ट्रायंगल को जूम आउट करके छोटा ट्रायंगल मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट, दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स वेयर साइड्स आर इन द रेशियो 5 के रेशियो 1:5 या 5:1 ऐसा बोल सकते। छोटा इज टू बड़ा 1:5, बड़ा इज टू छोटा करेंगे तो 5:1 इस रेशियो में ये है। चलो क्लियर है बच्चों? यस। हाँ, इस डायग्राम में क्या होगा, इस डायग्राम में ओपी बार आप लिखेंगे, ओपी बार होगा 5 गुना ओपी कैप। इस डायग्राम में ओपी बार विल बी 5 गुना ओपी कैप, ओपी बार विल बी 5 गुना ओपी कैप। वही तो कर रहे हैं बच्चों अपन, देखो ना ओपी कैप क्या है, घुमा फिरा के यहां से वहां जाओ वहां से यहाँ आओ, सेम बात है। ओपी कैप इज 0.6 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप। करो 5 से मल्टीप्लाई, 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है आपका 3 आएगा, 3 आई कैप, और उसी को 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जे कैप, यही आ रहा है। तो एक तो छोटे को 5 से मल्टीप्लाई करो तो बड़ा मिल रहा है, या तो बड़े को 5 से नंबर से डिवाइड करो तो छोटा मिल रहा है। घुमा फिरा के वही बात है, इज इट। बट बड़े का मैग्नीट्यूड 5 है, छोटे का मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए छोटे वाले को, एक मैग्नीट्यूड वाले को यूनिट वेक्टर बोला करते हैं, है ना। चलो, यस यस लिख लो। यस यस प्रणव, करेक्ट, परफेक्ट। करण खेड़कर, ओवरलैपिंग किस बारे में बोल रहे तू? ये ओपी बार और ओपी कैप की बात कर रहे हैं क्या, ओवरलैप कर रहे हैं करके? व्हाट आर यू आस्किंग, किसके ओवरलैप की बात कर रहे हैं? स्क्रीन ओवरलैपिंग, सरप्राइजिंग। स्क्रीन तो सर मॉड ऑफ ओपी विल ऑलवेज बी ओपी कैप का स्क्वायर। भाई ओपी कैप का मैग्नीट्यूड 1 है गौरव, ओपी कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, ओपी बार का 5 है, ओपी बार का 5 है, ओपी का 1 है, तो उसका स्क्वायर कहाँ से आया? वो 1 का स्क्वायर 5 होता है क्या? 1 का स्क्वायर थोड़ी 5 होता है ना। ओपी बार का मॉड क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसा लेके आएगा। या 3 आई कैप 4 जे कैप था तो 3 का स्क्वायर और 5 4 का स्क्वायर लेके अंडर रूट लेके आएगा, रूट लेके ऐसे आएगा, राइट। ये लिखा है ना हमने, पीछे में लिखा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 स्लाइड पहले लिखा था हमने, ये फॉर्मूला से ओपी बार आएगा।
गौरव हमने लिख चुका है, जो पूछ रहा है तो वो लिख चुका है। हम एक्स वाई जेड का स्क्वायर का अंडर रूट लेके आएगा। ये दिखा रहा हूं मैं तुझे 2 स्लाइड पहले का वापस। इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या थी, 3i कैप था तो 3 था, y की वैल्यू 4 दी थी तो 4 था, z कुछ दिया ही नहीं था तो 0 था। तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर करके आपका मॉड ओपी बार आया 5, राइट, इस क्वेश्चन में। ठीक है, अंडरस्टूड, फाइन। चलो अब आज के नए टॉपिक पे आते हैं। आज का नया टॉपिक है स्टूडेंट्स एक और, यूनिट वेक्टर समझे बेसिक्स, अब है डॉट प्रोडक्ट समझना है हमको। डॉट प्रोडक्ट समझना है। डॉट प्रोडक्ट समझना बहुत आसान है स्टूडेंट्स। डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन बहुत आसान है, पहले बोर्ड पे देख लो बाद में लिखना। एक वेक्टर p बार है, एक वेक्टर q बार है, उसके बीच में ऐसे डॉट दिखाते हैं। डॉट ये है ना, एकदम ऐसा डॉट दिखाओ या तो छोटू सा सर्कल जैसा दिखाते हैं जनरली, उसको भी डॉट ही करके पढ़ते हैं, वेरी स्मॉल सर्कल। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे p बार डॉट q बार, p बार डॉट q बार। डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कुछ लोगों ने घर से पढ़ा है तो बोर्ड बुक में, महाराष्ट्र बोर्ड बुक में सेकेंड चैप्टर में ये था। एनसीईआरटी में ये आपको बहुत आगे मिलेगा। एनसीईआरटी ने एक अलग से वेक्टर का चैप्टर ही नहीं लिया है, उन्होंने बीच बीच में जहां जहां जरूरत पड़ी बताया। चौथे और छठे और सातवें चैप्टर में ऐसे 3 जगह पे ये तोड़ तोड़ के पढ़ाया हुआ है। चौथे चैप्टर में वेक्टर एडिशन पढ़ाई है, छठे चैप्टर में डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया है, सातवें चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया है। तो इसलिए ये चीज मैंने एनसीईआरटी से पढ़ने को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको। पढ़ोगे तो मिल गया तो पढ़ लेना, लेकिन जरूरी नहीं है क्योंकि वो अलग अलग चैप्टर्स में दिया है। तो एक साथ अपने महाराष्ट्र बुक में दिया हुआ है और अपने बुकलेट्स में भी उस पे आपको एक साथ क्वेश्चन मिलेगा। पी बार डॉट क्यू बार का आंसर इज पी क्यू कॉस थीटा। जाना पहचाना लगेगा आपको, पी क्यू कॉस थीटा। पी क्यू कॉस थीटा जानी पहचानी चीज लगेगी आपको। ओके, पी क्यू कॉस थीटा ये जानी पहचानी चीज है, आई थी वेक्टर एडिशन में एक का ही तो फॉर्मूला में आ रहा था ना, 2 पी क्यू कॉस थीटा आ रहा था, वही चीज। अच्छा ध्यान देना स्टूडेंट्स, पी बार है मतलब पी इज अ वेक्टर, राइट, पी बार इज अ वेक्टर। क्यू बार है मतलब इट इज ऑल्सो अ वेक्टर। ठीक है, लेकिन राइट साइड में जो आंसर आया है क्या उसमें कोई वेक्टर है क्या? नहीं, आंसर जो इसको डिफाइन किया गया है इट इज अ स्केलर। इट इज स्केलर आंसर। आंसर में कुछ वेक्टर नहीं है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेके जो आंसर आता है उसमें सिर्फ स्केलर्स है, इसीलिए इस डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन ही है, डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन ही ऐसा किया गया है। डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन ही ऐसा किया गया है। तो आपको अब याद आ जाएगा, समझ जाएगा, जब पी बार क्यू बार का हम रिजल्टेंट लेते थे स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट लेते थे, तो अंडर रूट में क्या आता था? अंडर रूट में आता था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लेते थे, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कुछ तो आता था। वो 2 टाइम्स कुछ तो जो था वो यही तो था ना, तो कैन आई राइट 2 टाइम्स पी बार डॉट क्यू बार, है ना। नाउ अब मैं कॉस थीटा के बदले डॉट में लिख रहा हूं, देयरफॉर पी बार प्लस क्यू बार का मैग्नीट्यूड जो था उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इजीली क्या आ रहा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा लिखने के बदले पी बार डॉट क्यू बार। ठीक है, क्या दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन स्केलर आ सकता है? यस, दैट्स व्हाट द प्रोडक्ट इज अबाउट। यहाँ पे दो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन का आंसर स्केलर करके डिफाइन किया गया। तो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन अलग अलग टाइप्स के हैं, ये एक टाइप हम आज पढ़ रहे हैं शुरुआत में, डॉट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं। एक क्रॉस प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर इंटू वेक्टर करके वेक्टर आएगा, कुछ मिनटों बाद आएगा। अभी वेक्टर का और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर स्केलर आता है, ऐसा डिफाइन किया गया है। इज इट क्लियर प्रथमेश शिंदे? शुडंट बी सरप्राइज्ड, वेक्टर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर करके डिफाइन किया गया है। ये एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन है, ये एक टाइप का मल्टीप्लिकेशन है, डॉट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, राइट में मैं कुछ और लिख रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है? सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी हमने पढ़ी थी। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड जब हम किए थे, एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्ट किया, उसका मैग्नीट्यूड लिए, डायरेक्ट मैं उसका भी स्क्वायर कर देता हूँ, मतलब रूट हट जाएगा। उसके भी फॉर्मूला में अपना डॉट प्रोडक्ट था। क्यों? क्योंकि -2 pq cos थीटा आता था। तो pq cos थीटा को p बार डॉट q बार लिख सकता हूं मैं, राइट? p बार डॉट q बार, p बार डॉट q बार का ही मतलब है pq cos थीटा। ठीक है। तो हम हमारे पुराने फॉर्मूले को थोड़े नए अंदाज में लिख सक रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा स्टाइल मारेंगे ना, डॉट प्रोडक्ट पता चल गया, तो अभी लिखो। नए पुराने जो जो फॉर्मूले थे उसमें वो आ रहा था। एक्चुअली उन फॉर्मूले की बदौलत ही ऐसा डिफाइन किया गया है। उन फॉर्मूले के बदौलत ही ये ऐसा डिफाइन किया गया है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसमें पी क्यू कॉस थीटा आ रहा था। यही एक मोटिवेशन था, यही एक इंस्पिरेशन था लिखने का। सर अगर डॉट देना भूल गए तो आ, स्केलर नंबर्स में हमको पता है कि हम डॉट नहीं दिए तो भी मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे कि सिर्फ किसी ने एक्स वाई लिखा तो हम समझते हैं कि एक्स वाई का ही मतलब है एक्स डॉट वाई, है ना? लेकिन वेक्टर्स में जनरली आपको ऐसे कोई सिर्फ पी बार क्यू बार नहीं दिखेगा, क्योंकि वो कंफ्यूजन कर सकता है। किसी को लगेगा कि वो पी क्यू बार है क्या, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे जा रहा है क्या, ऐसा लग सकता। इसलिए डॉट देना आपको भूलना नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में डॉट देना ही है, क्योंकि डॉट और क्रॉस अलग अलग होता। जब सिर्फ नंबर्स होते तो एक्स डॉट वाई लिखूं मैं कि एक्स इंटू वाई लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यहाँ अपने नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में कोई डॉट दे या कोई क्रॉस का साइन दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वेक्टर्स में फर्क पड़ता है, तो वेक्टर्स में भूलना नहीं है, आपको डॉट देना ही है। ठीक है, यस, ओके। चलो, ये मेरा रफ वर्क था समझाने के लिए, नीचे का वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, ओके। इसके कुछ सिंपल एग्जाम्पल करें स्टूडेंट्स। सिंपल सा एग्जाम्पल मैं एक करके बताता हूँ, फिर आपको क्लास में खुद को करने देता हूँ। सिंपल एग्जाम्पल ऑफ डॉट प्रोडक्ट। देखो, यहाँ पे ये 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर ले रहा हूं मैं। 3 इज अ लेंथ ऑफ पी बार, एंड क्यू बार की लेंथ है, क्यू बार की लेंथ है, मान लो सिर्फ 2 है। ओके, क्यू बार की लेंथ 2 है, और यहाँ पे आपको 60 डिग्री का ये एंगल है। 60 डिग्री का ये एंगल है। पूछा आपको फाइंड पी बार डॉट क्यू बार। सिंपली फाइंड पी बार डॉट क्यू बार। चलो चलो, आंसर्स आने लगे हैं, आंसर्स आने लगे हैं। बहुत अच्छा, पी बार डॉट क्यू बार के आंसर्स आने लगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स, है ना? सॉल्व कैसे करेंगे? पी क्यू कॉस थीटा, यहाँ पी क्यू कॉस थीटा, थीटा 60 डिग्री है यहाँ पे। पी की वैल्यू 3, क्यू की वैल्यू 2, सो पी 3 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा इज हाफ, कॉस 60 डिग्री इज हाफ, तो आपका आंसर आ रहा है 3। ठीक है, बहुत अच्छे। अब मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूं तो चलेगा कि फाइंड पी बार डॉट क्यू बार। हर डायग्राम में, बहुत सारे क्वेश्चन की मैं डायग्राम्स आपको निकाल के दूंगा, ठीक है? तो आपको हर डायग्राम में पी बार डॉट क्यू बार फाइंड करना है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, ओके? ध्यान से करना क्वेश्चन।
सो कौन सा पी है कौन सा क्यू है फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी पी लो किसी को भी क्यू लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके चलो अभी 3 ही क्वेश्चन है आपके पास, 3 क्वेश्चंस आर देयर। ओके आई वुड बी हैप्पी इफ अगर आप मुझे तीनों के आंसर्स कॉमा कॉमा करके लिख के दोगे एक साथ, एक ही कमेंट में तीनों सवाल सॉल्व करने के बाद तीनों के जवाब कॉमा करके लिखिए। मैं बताऊंगा किसका परफेक्ट है तीनों के आंसर्स। okay? कोई भी पी बार लो कोई भी क्यू बार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायग्राम में हमें जगह बचाने के लिए मैंने लिखा नहीं है वहां पे। चलो कुछ आंसर्स आने लगे हैं। चलो आप सब लोगों को मैंने मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। वाओ, अभी तक मुझे सभी जवाब गलत लग रहे, सभी ने किसी ना किसी क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर दी है, सभी ने। मेरी आंखें तरस रही है सही जवाब देखने को। यस यस सही जवाब मुझे कहीं तो दिख चुका है, मैं बोलूंगा नहीं कहाँ मुझे सही जवाब दिखा है, बट मुझे सही जवाब भी दिखे हैं, 2 जगह दिख गए एक्चुअली। तो बट फिर भी बहुत कम जगह है, बहुत कम जगह है। नहीं 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 नहीं, यस। चलो अब मैं बताने जा रहा हूँ कौन से जवाब सही है। सबसे पहले मुझे सही जवाब दिखा पानसरे, प्रतीक पानसरे, एंड देन उसके बाद शर्वरी, शर्वरी खुसपे, एंड उसके बाद ईशा शाह। और अब आप लोग कॉपी करके सही जवाब देने वाले हो। अभय पाटिल का रिसेंट सही जवाब, उसके बाद अश्मित का। हम्म
बहुत लोग दूसरे सवाल में फंस गए। हैप्पी, पहले क्वेश्चन का एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज गेटिंग द करेक्ट आंसर, राइट। पहले सवाल का जवाब क्या आ जाएगा, 3 into 4 into cos 90 डिग्री करना पड़ेगा। cos 90 डिग्री 0 हो जाता है, तो cos 90 0 होने से पूरा आंसर ही आ गया 0। पहले सवाल का आंसर 0 आ गया, बिल्कुल मानते। दूसरे सवाल में बहुत लोगों ने गलती कर दी बच्चों, यही पे फंस गए बहुत लोग। इट विल बी cos 60 डिग्री। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए 120 दिखाया डायग्राम में, बट एंगल बिटवीन वेक्टर कौन सा होता है स्टूडेंट? जब ट्रायंगल लॉ करते हैं, आपको याद है ना, ट्रायंगल लॉ करते हैं तो एंगल बिटवीन वेक्टर एक्चुअली कौन सा हुआ करता है? एंगल बिटवीन द वेक्टर ये हुआ करता है ना, उनकी दिशाओं के बीच में का एंगल। यहाँ पे इसकी दिशा उसकी दिशा 60 डिग्री एंगल है ना, तो एक्चुअली ये cos 60 डिग्री आना था। ठीक है, तो उस हिसाब से 3 into 4 into ½ सो आंसर इज +6 इस बार। 6 बोलो या +6 बोलो, है ना, ये आंसर होगा। okay? तो सेफेस्ट होता है स्टूडेंट्स टेल टेल ज्वाइन करें। तो अगर आप टेल टेल ज्वाइन करते तो सीधा आपको एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिखता है। टेल टू टेल ज्वाइन करने पे सीधा दिखता है। अगली डायग्राम में भी थोड़ा रिस्की लग रहा है, ये क्या है करके समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, बीच में का एंगल आप निकाला होगा तो 45 डिग्रीज आया होगा स्टूडेंट्स, है ना। बीच में का एंगल आपने निकाला होगा तो 45 डिग्रीज आया होगा। अब बहुत लोग 135 डिग्री लेके मुझे निगेटिव वाला आंसर बता रहे थे, लेकिन क्या इसका भी आंसर नहीं, क्या पॉजिटिव आएगा स्टूडेंट्स? कि ध्यान से देखना, टेल टेल अगर ज्वाइन करेंगे, इसी डायग्राम को मैं वापस ऐसे बना लो, देखो मैंने पहला वेक्टर 3 लेंथ का वापस निकाला, और पैरेलल शिफ्टिंग जैसा काइंड ऑफ मान लो अगला जो वेक्टर है वो भी मैंने ऐसा पैरेलल शिफ्टिंग करके लगाया, लेकिन टेल टू टेल ज्वाइन किया इस बार, ये 3 लेंथ वाला और ये 4 लेंथ वाला। तो क्या ये एंगल आपको वर्टिकली अपोजिट जैसा दिख रहा है पिछले वाले के? तो ये भी 45 डिग्री है स्टूडेंट्स। ओके, इसमें भी ऑब्ट्यूज एंगल नहीं आया, एक्यूटी एंगल आया है, 45 ही आया है। तो 3 into 4 into cos 45 डिग्री आंसर आना है, मतलब 12 into 1/√2। ठीक है, तो कुछ लोगों ने जवाब दिया 12/√2, जिसको मैंने सही बोला। कुछ लोगों ने इसी को सॉल्व करके 6√2 किया, जो भी सही है। ठीक है, 6√2 बोलो या 12/√2 बोलो, सही है। यस, लास्ट वन आई अगेन रिपीट। लास्ट वन में एंगल 45 डिग्री आया, ये समझ रहा है क्या बच्चों? देखो 60 और 75 ऐड कर दो, टोटल 180 होना चाहिए। तो पहले डायग्राम में 45 डिग्री कौन सा है, ये आपको समझ आया होगा, ये आपको समझ आया होगा। अब एंगल बिटवीन वेक्टर्स हेड हेड से तो नहीं करते स्टूडेंट्स, टेल टेल से किया जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने अगले पेज पे वापस दिखा रहा हूं, जिनको उस पेज पे समझ नहीं आया ये देखिए। ऐसे आपके पास बड़ा वेक्टर था, एक छोटा, एक बड़ा, एक 3 लेंथ का, एक 4 लेंथ का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, काइंड ऑफ आप मान लो ये 3 वेक्टर 3 लेंथ का है, उसी को मैंने आगे वापस निकाला, तो ये वही है। इट्स लाइक खुद ही को खुद ही के लाइन पे आगे शिफ्ट करके दिखाया, और ये 4 लेंथ का है। तो ये असली टेल टू टेल ज्वाइन करके ये एंगल बिटवीन द वेक्टर होता, तो यहाँ पे तो वर्टिकली अपोजिट जैसा हो गया। तो वो ऊपर 45 डिग्री था, तो ये भी 45 डिग्री है। तो टेल टू टेल ज्वाइन करके आपको क्लियर पता चलता है कि एंगल कौन सा है करके। इज इट ओके क्षितिजा? शंतनु ने क्या लिखा है, वीओए नॉट, मुझे नहीं पता। चलो नाइस, लिख लीजिए। या vertically opposite angles, yes, correct, yeah, good, ठीक, yes, परफेक्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होने से वो इक्वल रहेंगे। मुझे पहले लगा वाओ जैसा कुछ बोला क्या, फिर लगा गोवा जैसा कुछ, वीओए वोआ बोला क्या। इट हैपेंस राइट, तो शॉर्टकट्स जब यूज करते हैं तो कभी कभी कम्युनिकेशन गैप हो सकते। चलो, अच्छा शॉर्टकट लगा मुझे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो आ, वी ओ ए।
जय कुमार पूछ रहा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ द एंगल इज टेकन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ। कोई भी लॉ दुनिया का, ट्रायंगल पैरेललोग्राम का कोई लॉ का फर्क नहीं पड़ता बेटा। एंगल बिटवीन वेक्टर मतलब एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस, क्योंकि वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब मैग्नीट्यूड में कोई एंगल होता है क्या? मैग्नीट्यूड तो नंबर होता है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर का मतलब एंगल बिटवीन दिशाएं, उनकी डायरेक्शंस के बीच में का ही एंगल होता है हमेशा। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रायंगल लॉ की जरूरत नहीं है। आप कोई भी लॉ लगाओ चाहे लॉ ना लगाओ, एंगल बिटवीन वेक्टर्स मतलब एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस ही होता। ठीक है, टेल टू टेल ज्वाइन करते तो सीधा सीधा आपको डायरेक्शन दिखती। टेल टेल ज्वाइन करते तो डायरेक्शन दिखना आसान होता। अगर टेल टेल ज्वाइन नहीं करते तो डायरेक्शन दिखना कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता आपको। इसके लिए टेल टेल ज्वाइन करना सेफ है, दैट इज द इजी थिंग। ठीक है, यस। और क्वेश्चंस लेंगे हम, जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फटाफट करना स्टूडेंट्स। ये एक पी बार वेक्टर दिखाया मैंने। ये क्यू बार वेक्टर दिखाया मैंने। और यहाँ पे एक आर बार वेक्टर दिखाया मैंने। हियर आर बार इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार है। ठीक, यहाँ पी की लेंथ मैं दे रहा हूं आपको 4, क्यू की भी लेंथ आपको मैं दे रहा हूं 4। पी की लेंथ भी 4 दे रहा हूं, क्यू की लेंथ भी 4 दे रहा हूं। ठीक है, फाइंड आपको क्या करना है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनने वाला है ये। पहले मैं आपको पूछ रहा हूं पी बार डॉट क्यू बार। एंगल मांगोगे आप मुझे, मैं आपको एंगल भी दे दे रहा हूं। ये देखो 60 डिग्री एंगल बाहर का दिया, 60 डिग्री ये बाहर का एंगल ऐसे दिखाया है। फिर मैं आपको पूछूंगा पी बार डॉट आर बार। फिर मैं आपको पूछूंगा आर बार डॉट आर बार। बस इतने ही एंगल दिए हैं, इतना काफी है। इस बार भी मुझे तीनों के कॉमा कॉमा करके जवाब चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है आर बार डॉट आर बार, 3 अलग अलग क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में आर बार डॉट आर बार है। रात को बहुत देर तक बैठे रहा हम यहाँ पे, 8:30 बजे तक। चलो खुशी की बात है गौरव, वेरी गुड। आपने परफेक्ट आंसर लाया पहले सवाल का, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, बहुत
इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जवाब आ रहे हैं। वाओ, समथिंग बेटर आई गॉट टू सी, बट नॉट परफेक्ट एग्जैक्टली। सुष्मिता पवार के आंसर की तारीफ करूंगा मैं, ज्ञानेश्वरी काटे के भी आंसर की तारीफ करूंगा, हालांकि सही नहीं है उनका भी। ओके, सही नहीं है उनका भी अभी तक। क्या मुझे सही आंसर कहीं दिख रहा है क्या? वो मैं देख रहा हूँ। आई थिंक मुझे सही जवाब भी दिख रहे हैं अब कहीं कहीं। यस, परफेक्ट जवाब भी दिखने लगे हैं। कुछ लोगों ने दो ही जवाब टाइप किए हैं, वो उनके सही है, ऐसा भी है कहीं कहीं पे। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, कुछ लोगों के जवाब एकदम सही आ रहे हैं। उसमें नाम है अश्मित एंड हर्षदा। मेरे हिसाब से अश्मित एंड हर्षदा के जवाब, और अब फिर उन्होंने आगे अभी लेटेस्ट चारों जवाब फिर उस हिसाब से सही, ऑब्वियसली। हम्म। चलो, सॉल्यूशन का ये पार्ट यहां तक समझा स्टूडेंट सबको। सॉल्यूशन में देखो मैं जो लिख रहा हूं कि सबसे पहली बात, पी पी बार का मैग्नीट्यूड मतलब पी 4 है और क्यू भी 4 है। और आर कैसे आएगा? आर आपको वेक्टर एडिशन का रूल लगा के अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा से पहले आर की लेंथ निकालनी है ना? आर की लेंथ आई क्या बच्चों? देखो, वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन मिक्स किया मैंने इसमें। तो अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री इज हाफ, ये यहाँ तक। तो इस हिसाब से आपका आंसर आ रहा होगा √48, दैट इज 4√3। आर्क आ रहा है 4√3। ओके, so व्हाट अबाउट दिस एंगल स्टूडेंट्स इन द डायग्राम? ये जो एंगल में दिखा रहा हूं ब्लू कलर से, क्या एंगल की वैल्यू आप जानते हो? एंगल की वैल्यू जानते हो? समझे, निकाल सके सिंपल ज्योमेट्री से? 30 डिग्री। वेरी गुड। अच्छा, तो क्या मैं पहले सवाल का जवाब ऐसे बोलूं स्टूडेंट्स, पी क्यू कॉस थीटा? पी क्यू कॉस थीटा मतलब 4 इंटू 4 इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री होता हाफ। दूसरे में आएगा P इंटू आर। आर का मैग्नीट्यूड आया 4√3 और उसका एंगल आया है 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री होता है √3/2। और लास्ट सवाल में R.R है 4√3 इंटू 4√3 इंटू cos 0 डिग्री आएगा स्टूडेंट्स। cos 0 डिग्री, आर और आर में कोई एंगल नहीं हुआ करता, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आर और आर में कोई एंगल नहीं हुआ करता। जैसे कि पहले सवाल का थीटा 60 डिग्री है, पहले सवाल में पी और क्यू में थीटा है तो 60 डिग्री है। दूसरे सवाल का थीटा 30 डिग्री है और तीसरे सवाल का थीटा 0 डिग्री है, क्योंकि आर बार और का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट पूछा है। खुद के साथ किसी वेक्टर का एंगल होता है क्या? कुछ नहीं ना। खुद खुद के साथ सेम डायरेक्शन में है तो नो एंगल बिटवीन देम, तो 0 डिग्री उस हिसाब से। सो आई थिंक आंसर सही आ रहा है। पहले का जवाब आ रहा है 8, दूसरे का आ रहा है 24 और तीसरे का आ रहा है 48। दीज आर द आंसर स्टूडेंट्स। ओके, किसको कौन सा पार्ट रिपीट चाहिए पूछिए। कौन सा पार्ट रिपीट चाहिए? चलो समृद्धि क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड।
वेरी गुड। लास्ट वाला पार्ट देखो, लास्ट वाला आर डॉट आर है बेटा। आर डॉट आर मतलब आर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो आर इंटू एंगल बिटवीन कौन आएगा, आर के खुद के साथ, तो कॉस 0 डिग्री आएगा बेटा। कॉस 0 डिग्री मतलब 1, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, समझे लास्ट वाला, ठीक है। बीच में वाला, अच्छा ठीक है, अगले पेज पे बता देता हूँ। और सेकेंड वाला कुछ लोगों को नहीं समझ रहा है उनके लिए देखो, ये पी बार अपना 4 था और आर बार की लेंथ आई थी 4√3 और उनके बीच में का एंगल 30 डिग्री आया। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, पी बार डॉट आर बार इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री, ठीक है ना। इसलिए P की वैल्यू, P की लेंथ 4, R लेंथ जो थी 4√3 थी और cos 30 डिग्री √3/2 आता। बस इनका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए ख्याल से, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और आपका सॉल्यूशन आ रहा है। अगले सवाल में, लास्ट सवाल में जो था आर बार डॉट आर बार, इट्स लाइक आर बार की एक दिशा है 4√3 और उसका खुद ही के साथ लेना है। देखो तीसरे सवाल की डायग्राम ऐसे बनेगी, आर बार डॉट आर बार मतलब खुद का ही खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो आंसर क्या आएगा, आर इंटू कॉस ऑफ क्या, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर, 0 डिग्री। खुद का खुद के बीच में कोई एंगल ही नहीं होता, तो 0 डिग्री। So it will be 4√3 into 4√3 into 1. Okay. So that is 48. Okay. I hope this is clear, students. Yes, fantastic. चलो अगला पार्ट और थोड़ा सा डिटेल कल पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट के और थोड़ी डिटेल्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये कल कंटिन्यू होगा। अभी जिनको नहीं समझा है वो लोग रुक सकते हैं, पिछली स्लाइड में वापस दिखाऊंगा। यस, बाकी लोग एग्जिट कर सकते हैं। वी हैव फिनिश्ड फॉर द डे। यस, yes, have a great day, students. Yes, welcome, bye. Yeah, yes, yes, कल्पेश को फर्स्ट पार्ट चाहिए। फर्स्ट पार्ट कल्पेश क्या प्रॉब्लम हुआ, देख 60 डिग्री एंगल है, 120 नहीं है। एंगल बिटवीन डायरेक्शन 60 डिग्री है, तो कॉस 60 डिग्री नहीं क्या आएगा, पी डॉट क्यू में कॉस 60 डिग्री आएगा। तो 4 इंटू कॉस 60 डिग्री, दैट इज हाफ। यस, क्लियर है कल्पेश, जल्दी जल्दी बताया करो, जो लोग सवाल पूछते हैं वो जवाब पे रिप्लाई किया। हाँ, क्लियर। एनीवन एल्स स्टूडेंट्स, एनीथिंग यू वांट टू वेट फॉर? चलो, या नेक्स्ट स्लाइड एनीबडी वांट्स, या नेक्स्ट स्लाइड मैंने सेकंड थर्ड क्वेश्चन के डिटेल्स बताए थे। इफ एनीबडी वांट्स दैट वन आई विल शो इट। एंड यस, 30 डिग्री कैसे आया, एक मिनट पीछे आ जाओ, ट्रायंगल का लगा दो ज्ञानेश्वरी। देखो 60 डिग्री बाहर का एंगल दिया था, तो अंदर का एंगल 120 हो जाएगा, 60 के बाजू में 120 आ जाएगा, है ना। और वो आइसोस्केलस ट्रायंगल है, देख 4 4 लेंथ वाला, 4 4 लेंथ वाला आइसोस्केलस है, तो बाकी दोनों एंगल भी इक्वल रहेंगे ना आइसोस्केलस ट्रायंगल में। सम ऑफ ऑल एंगल 180 लगा दे, उस हिसाब से तुझे बाकी दोनों एंगल 30 30 मिल जाएंगे अंदर के भी, राइट। चलो, गुड, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, फाइन, वेलकम टू एवरीवन, वी विल एग्जिट नाउ। बाय स्टूडेंट्स, या